हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पढ़ना है आपके क्लास 11th में जो बायोलॉजी है उसमें बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। लिविंग वर्ल्ड में बेसिकली जो है हम लिविंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकें। जैसे कुछ फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो इसके बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ पॉइंट्स हैं, उसके थ्रू हम करते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लिविंग वर्ल्ड में देखेंगे यहाँ पे हम लिविंग जो है यानी जो लाइफ कंटेन करता है तो वो नॉन लिविंग से कैसे डिफ़र करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, लाइफ क्या है? लाइफ कैन बी डिफाइंड एज यूनिक एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक ख़ास तरह के मॉलिक्यूल्स का जो एग्रीगेशन होता है वही लिविंग कहलाता है। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम देखें आगे तो देखिएगा, दीज मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शन collectively called the metabolic reactions. The basic purpose of these reaction is to transform or produce and utilize energy. जो ये लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका बेसिक पर्पज क्या होता है कि ये ढेर सारे रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। द टर्म यूज टू डिफाइन these reactions in a cumulative way is metabolism. तो इन रिएक्शंस का जो सम होता है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। थ्रू मेटाबॉलिज्म वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड रिजल्टिंग इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान कई सारे मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस में, एडॉप्टेशन में एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह का होता है। मेटाबॉलिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपका कहलाता है एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटेगरी कहलाता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है जिसमें सिंपलर मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी फॉर्मेशन जो है सिंपलर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो होता है वह एनाबॉलिज्म कहलाता है। और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन होता है इट्स सिंपलर फॉर्म, इन इट्स सिंपलर फॉर्म ये प्रोसेस जो है वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो एनाबॉलिज्म में सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जो है ये अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेस जो है ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है। वैसे बोला जाता है द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इनसाइड द लिविंग इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। The forms that possess and expresses all these features are called the living being।
ऐसे फॉर्म्स जो इन सभी फीचर्स को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, उनको हम लिविंग बीइंग्स बोलते हैं। दीज लिविंग बीइंग्स लिव इन ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल हैबिटेट्स लाइक द फॉरेस्ट। ये लिविंग बीइंग जो होते हैं सभी पॉसिबल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डेजर्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर बॉडीज, हॉट स्प्रिंग, polar regions, etc. They are linked to one another by sharing the common genetic material। लेकिन इनका जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है वो सबका लगभग सिमिलर होता है, यानी ये सेम जेनेटिक कंटेंट से यानी डीएनए या आरएनए से मिल करके बने हुए। All living beings share characteristic like the organization, एनर्जी यूटिलाइजेशन, रेगुलेशन और इसी को होम्योस्टैसिस बोलते हैं, एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एडॉप्टेशन, एट्सेट्रा। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या फीचर्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ग्रोथ। जैसे आपने कई सारे फीचर्स पढ़े हैं उसमें, तो उसमें पहला जो आपको फीचर पढ़ना है ये ग्रोथ है। तो ग्रोथ के बारे में हम देखेंगे, व्हाट इज ग्रोइंग या ग्रोथ क्या होता है। तो देखिएगा, लाइफ हैज मेंटेन्ड सर्टेन फिक्स्ड प्रॉपर्टीज दैट लाइफ एग्जिबिट टुडे एंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट वेर प्रेजेंट इन इट्स ओरिजिन। जो प्रेजेंट टाइम में लाइफ एग्जिस्ट करता है वो जब लाइफ ओरिजिनेट हुआ था उससे कई सारे डिफरेंसेस शो करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि लिविंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड्स। लिविंग के खास फीचर कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फीचर्स होते हैं। अब इसमें से भी कैटेगरी जो है वो मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ के बारे में देखेंगे, ग्रोथ इट इज इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ द सेल्स बाय सेल डिवीजन। वैसे भी ग्रोथ के बारे में बोला जाता है इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर इज नोन एज ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेसिटी टू ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके पास कैपेसिटी होती है कि वो ग्रोथ शो करते हैं। ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है टू कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें दो तरह का ग्रोथ दिखाई देता है। एक है इंक्रीज इन बॉडी मास, बॉडी मास जो है इंक्रीज कर जाए, और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर। तो जैसे कोई सेल है तो यही सेल जो है ये ग्रो कर जाए, साइज में बड़ा हो जाए, तो इसका सेलुलर मास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो ये भी ग्रोथ कहलाएगा। एक सेल है, इससे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए तो ये भी प्रोसेस जो है ये ग्रोथ कहलाता है। इंक्रीज इन मास एंड नंबर और नंबर, तो मास में इन बढ़त हो या सेल के नंबर में, तो दोनों तरह का प्रोसेस जो है ग्रोथ कहलाता है। इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो उनके पूरे जीवन काल चलता रहता है, थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन। आपने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जो लगातार डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है थ्रू इट्स लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल चलता रहता है। लेकिन एनिमल में देखेंगे, इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू सर्टेन एज। लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो कुछ एक सर्टेन एज तक ही दिखाई देता है। हाउएवर
सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जब बंद हो जाता है या ग्रोथ जो है वो मिनिमम हो जाता है तो उस समय सेल डिवाइड नहीं करती हैं, सेल्स डिवाइड करती हैं, लेकिन उस समय बॉडी में जो है ग्रोथ नहीं दिखाई देता है। जो सेल्स डिवाइड करती हैं वो ओल्ड या डीजेनरेटेड सेल्स को रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे नई सेल्स बनाई जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय द सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इनमें जो ग्रोथ होता है ये बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल जो होगा आपका दो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्रोसेस जो है ये ग्रोथ कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अभी आगे हम एक रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं होता है। एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन ग्रोथ कहलाएगा, और एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन जो है या अपने जैसे ही सेल को प्रोड्यूस करना जो होता है वो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी भी होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल दैट इज इंक्रीज इन मास ऑन द सरफेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है या स्टोन पार्टिकल है, इसके ऊपर जो है डस्ट पार्टिकल का एक्यूमुलेशन होने लगता है। एक्यूमुलेट होने की वजह से इस स्टोन का साइज जो है वो बढ़ जाता है, तो ये प्रोसेस जो है ये एक्रीशन कहलाता है। एक्रीशन कहलाता है। एक्रीशन में क्या होता है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें एक्सटर्नल डिपोजिशन होने लगता है, सब्सटेंसेस या मटेरियल जो है वो एक्सटर्नली डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका मास जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ दिखाई देता है। प्रोसेस जो है ग्रोथ का वो एक्रीशन कहलाता है। तो देखिएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन इट्स सरफेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हैं माउंटेन्स की जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है, अक्सर आपने सुना होगा। बोल्डर्स यानी पत्थर टुकड़े जो होते हैं वो साइज में बढ़ जाते हैं, सैंड माउंट्स एट्सेट्रा। सो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एलोन। तो हम सिर्फ ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, इसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि लिविंग में ग्रोथ होता है नॉन लिविंग में नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, बस अंतर ये है, ग्रोथ का डिफरेंस ये है कि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल डिपोजिशन की वजह से होता है, लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये डिफरेंस होता है कि लिविंग में जो ग्रोथ होगा वो इंटरनल होगा, नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल होता है। अ डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग एंड डेड में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कभी लिविंग रहा होगा वही आगे चल करके डेड में कन्वर्ट होता है, और जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं यानी उसमें कभी लाइफ पाई ही नहीं गई, जैसे पेन है आपका, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जो आपका पेन है वो आपका प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसमें कभी लाइफ थी नहीं, तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, ये डेड कहलाता है। डेड क्यों? क्योंकि इसमें जो है सेल्स पाई जाती हैं, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, डेड सेल्स, यानी कभी ना कभी तो लिविंग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ, मतलब अपने के जैसा ही प्रोड्यूस करना जो है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम दियर पेरेंट्स। नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, अपने पेरेंट्स के द्वारा नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन जो है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। अब इसमें देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली बाई प्रोड्यूसिंग मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। फंगस जो होता है वो एसेक्सुअली ढेर सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और हर एक स्पोर जो होता है एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रा एंड ईस्ट मल्टीप्लाई बाई बडिंग, जैसा कि आपने अगर हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा हो तो हाइड्रा की बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ निकलता है, ये बड कहलाता है। बड जो होता है अपने पेरेंट बॉडी से ही नरिशमेंट लेता है और जब नरिशमेंट इसका कंप्लीट हो जाता है तो ये अपने प्लांट बॉडी से डीअटैच हो जाता है और आगे चलकर ये एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है। ऐसे आपने ईस्ट के बारे में देखा है, ईस्ट में बडिंग देखा है, ईस्ट में एक आउटग्रोथ निकलता है जो इससे डीअटैच हो जाएगा, फिर ये बड जो है ये नए ईस्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह का प्रोसेस जो होता है इसमें पेरेंट बॉडी के किसी पार्ट से नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसके अलावा देखिएगा हाइड्रा एंड ईस्ट मल्टीप्लाई बाय द बडिंग। इसके अलावा है प्लेनेरिया, अ फ्लैट वर्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम न्यू वंस। तो प्लेनेरिया जो कि एक फ्लैट वर्म है, प्लेनेरिया जिसमें आपने पढ़ा है कि हैविंग द मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, क्लास 10th में प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लेनेरिया जो होता है अगर उसके बॉडी को ढेर सारे सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर दीजिए तो हर एक सेगमेंट जो होता है वो एक नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करता है, यानी इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन पावर पाई जाती है, द मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन पावर। तो इसके एक पार्ट से नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें भी पेरेंट के बॉडी पार्ट से ही नए ऑर्गेनिम्स का, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जब तक गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है, दोनों फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट जो है वो एडल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मेल गैमीट हो गया आपका, फीमेल गैमीट, तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और ये जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है जो कंप्लीट ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करता है। तो जब यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है तब ये रिप्रोडक्शन कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अदरवाइज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्म नहीं होते हैं। अगला देखेंगे फिलामेंटस एल्गी। जैसे फिलामेंटस एल्गी में आप यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा जानते हैं, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस एंड फंजाई आल्सो मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है विखंडन यानी टूटना, यानी जैसे यूलोथ्रिक्स है अगर ये टूट जाए तो इसका एक पार्ट जो होगा, हर एक पार्ट जो होगा वो नए यूलोथ्रिक्स बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन, दैट इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं
इसमें जो सिंगल सेल होता है यही डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह इसमें जो प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है ग्रोथ, और इसमें सेम प्रोसेस जो होता है वही कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिमस हैं, मतलब एक जैसे ही प्रोसेस हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। Therefore, in unicellular organism there is no distinction in usage of the terms growth and reproduction। तो इस तरह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक समान होता है, एक जैसा होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पे अब कुछ एक्सेप्शन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो आप तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर आप जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो अभी ग्रोथ में आपने एक्सेप्शन पढ़ा है कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल डिपोजिशन, जिस वजह से आपने ग्रोथ को जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना था। मतलब आप सिंगल कैरेक्टरिस्टिक यानी ग्रोथ के बेसिस पे आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। दूसरा देखेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन में देखिएगा कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूल, वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल या ऑर्गेनिज्म। जैसे म्यूल, देखिए हम बात कर रहे थे म्यूल की। म्यूल जो होता है ये हाइब्रिड विगर है। हाइब्रिड विगर दैट मीन्स ये हाइब्रिड है मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का जब क्रॉस कराया जाता है तो म्यूल प्रोड्यूस होता है। म्यूल एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, मतलब ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इनका जो प्रोडक्शन होगा वो हमेशा मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, तब म्यूल प्रोड्यूस होता है। वर्कर बी, अगर हनी कॉम की बात करें, मधुमक्खी के छत्ते की बात करें, तो उसमें 3 तरह के मेंबर पाए जाते हैं। एक होती है क्वीन, दूसरे होते हैं ड्रोन, और तीसरी होती हैं वर्कर्स। क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर, जिनमें क्वीन एंड वर्कर्स ये फीमेल होती हैं, जिसमें क्वीन जो होती है ये फर्टाइल फीमेल होती है, मतलब ये एग प्रोड्यूस करती है। वर्कर्स जो होती हैं वो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, दैट मीन्स ये एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। तो वर्कर्स और जो ड्रोन होते हैं वो मेल होते हैं, ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। तो क्वीन के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ एग और मेल के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ स्पर्म जब फ्यूज करता है तो उससे वर्कर्स और क्वीन का फॉर्मेशन होता है। ड्रोन जो होते हैं यह मेल होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं, लेकिन ये हैप्लॉइड होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल एग के द्वारा फॉर्म होते हैं। इसमें स्पर्म का फ्यूजन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के ही मेल का फॉर्मेशन होता है। तो म्यूल हो गया, वर्कर्स बी हो गई, स्टेराइल होती हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, हम अपने आसपास सोसाइटी में देख सकते हैं कई सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्रोजनी, कोई संतान नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग हो गए, लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है फिर आप देख रहे हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हैंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप परफेक्टली नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास जो है एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो अगला हम फीचर देखेंगे। देखिए आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, अगला फीचर हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में देखिएगा,
A variety of biochemical changes are constantly occurring in a living organism, leading to the formation and interconversion of chemicals. Metabolism जो होता है sum total of all chemical reactions that occurs in living body is known as metabolism. Sum total of all chemical reaction. तो इसमें कई सारे केमिकल्स का इंटर कन्वर्जन होता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं. ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी कम्स अंडर द मेटाबॉलिज्म. जितनी भी तरह के केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं वो सब के सब मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मेटाबोलाइज. नॉन लिविंग में जो है वो मेटाबॉलिज्म देखने के लिए नहीं मिलता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज द मेटाबॉलिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में मेटाबॉलिज्म दिखाई देता है. हाउएवर मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी मिमिक्ड अंडर इन विट्रो कंडीशन. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात हो रही है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इसको हम इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी. तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है इसको हम लिविंग बॉडी से बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं. जैसे हमारे बॉडी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है जब जाता है तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है एमाइलेज. ये एमाइलेज जो होता है इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है. लेकिन अगर हम बाहर कोई टेस्ट ट्यूब ले लें और इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट को रख दें और बाहर से इसमें हम सिंथेटिक एमाइलेज अगर ऐड कर दें तो ये एमाइलेज इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा. तो ये तो रिएक्शन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा था, लेकिन ये रिएक्शन हम बाहर भी प्रोसीड करा सकते हैं आउटसाइड द लिविंग बॉडी. तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन. बायोलॉजिकल रिएक्शन कहलाता है आपका. ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो लिविंग बॉडी से बाहर परफॉर्म किए जाते हैं लेबोरेटरी में, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं. अगला फीचर हम देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स अगर लिविंग है तो वो सेल से बना हुआ होगा. दैट मीन्स ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल्स. ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. आपने सेलुलर थियोरी में भी पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा होगा. चलिए देखते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब सेल से बने हुए हैं. सेल से नीचे ही कुछ भी लिविंग पॉसिबल नहीं है. द सेल्स परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म. जो सेल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. जो नॉन लिविंग होगा उसमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, उसमें सेल्स नहीं पाई जाएंगी. देयरफॉर it can be seen that a cellular organization give rise to the functions of life like metabolism, growth, reproduction etc. तो इस तरह से जो हम देख सकते हैं जो लिविंग फॉर्म होता है उसी में ये फंक्शन दिखाई देंगे, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन etc. Thus cellular organization is a defining characteristic of the living organism. तो इस तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं. अगला जो फीचर है हमारा वो है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियस कहने का मतलब है अपने आसपास सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के बारे में जानना जो होता है, अवेयरनेस जो होती है उसके बारे में देखेंगे. इट इज अवेयरनेस ऑफ वंस इन्वायरमेंट, एक्शंस एंड इंटेंशंस. हाँ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपने इन्वायरमेंट या आसपास या सराउंडिंग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके प्रति रिस्पॉन्स करना चाहिए. इट इज़
प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स सेंस द इन्वायरमेंट थ्रू द सेंस ऑर्गन। हमारे पास कई सारे सेंस ऑर्गन होते हैं जिसकी मदद से हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक द लाइट, टेम्परेचर, वाटर, pollutants and other organisms etc। जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन एनिमल का जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है, यानी फास्ट होता है, और जो प्लांट्स का रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है। तो वो भी अपने आसपास के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा जो है अफेक्ट होते हैं और उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। आप क्लास 10th में जो है मूवमेंट पढ़ के आए हैं, तो मूवमेंट में आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है प्लांट्स के द्वारा शो किया जाता है, जिसमें कुछ सर्टेन फैक्टर्स के अगेंस्ट जो है प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, पॉल्यूटेंट्स हैं एट्सेट्रा। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स फोटो पीरियड मतलब दैट इज ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितने देर के लिए लाइट अवेलेबल रहता है, वो ड्यूरेशन जो है वो फोटो पीरियड कहलाता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। प्लांट्स को जो है बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट और तीसरा है न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं। तो यानी या डे न्यूट्रल प्लांट जो है वो कहलाते हैं, उस लाइट के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट के द्वारा अफेक्टेड होते हैं। उसमें जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होता है वो अमाउंट ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे डिपेंड करने की वजह से उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट, जिसमें लाइट की अवेलेबिलिटी कम चाहिए होती है या ज़्यादा चाहिए होती है इसके बेसिस पे। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गए, ये सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। एक स्पेशल सीजन में ही ब्रीडिंग शो करते हैं, उसके पहले शो नहीं करते हैं, ना ही उसके बाद, तो वो ब्रीडिंग सीजन कहलाता है। यानी कई सारे प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो अमाउंट ड्यूरेशन ऑफ लाइट के द्वारा जो है वो अफेक्टेड होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर। तो इस तरह से सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने सराउंडिंग्स के प्रति जो है वो अवेयर होते हैं ऑफ द सराउंडिंग्स। सो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस भी क्या हो गया, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ह्यूमन इज ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है इस प्लेनेट पर एग्जिस्ट करते हैं उसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सेल्फ कॉन्शियस है। सेल्फ कॉन्शियस मतलब जो अपने बारे में भी जानता है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में जानता है, दैट इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में जानता है सब कुछ। देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर linked to one another by sharing of common genetic material to varying degree। अलग अलग डिग्री के जेनेटिक मटेरियल को जो है वो शो करते हैं, मतलब जेनेटिक कंपोजिशन जो होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सभी में सेम होता है, लेकिन अलग अलग डिग्री या अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बेसिस पे हमने लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट किया या उसको कैटेगराइज किया। अब आगे जो हमको पढ़ना है वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, जैव विविधता के बारे में पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गन जो है वो कैसे डाइवर्सिफाइड है इस प्लेनेट पर। तो इसको जो है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।